तो शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक दुखद खबर के साथ। बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग कुएं में सफाई करने के लिए उतरे थे और बिरसा थाना क्षेत्र के कुदान गांव की घटना है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक युवक गंभीर बताया जा रहा है। वहीं इस घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि कुएं में जहरीली गैस के रिसाव का समाचार प्राप्त हुआ है। अनमोल जिंदगियों के असमय निधन की घटना दुखद है। ईश्वर परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। IBC 24 का परिवार भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो कल देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कुएं में सफाई करने के लिए 6 लोग उतरे थे, उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये लोग कुएं में उतरे और तुरंत एक के बाद एक ये लोग गिरने लगे। बताया जा रहा है कि इस कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था और इस कारण ये दर्दनाक वाकया सामने आया। तो एक ही परिवार के कुछ लोग जो कुएं साफ करने के लिए उतरे हुए थे, तो वहाँ वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए और उस कुएं में पानी भी हल्का फुल्का भरा हुआ था और फिर उनको जब वहाँ से निकाला गया तो सभी बेहोशी की हालत में थे। उनको बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। यहाँ पर लाने के बाद 5 व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया। तो कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है इनमें से 2 लोग सगे भाई थे और एक युवक गंभीर है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। कुएं की सफाई करने के लिए ये लोग उतरे थे और ये दर्दनाक हादसा हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बालाघाट का। बात करेंगे हमारे सहयोगी हितेन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। हितेन, ये दर्दनाक वाकया सामने आया है, कैसे ये हादसा हुआ और जो एक युवक गंभीर बताया जा रहा है, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? ये देखिए, जो इस घटना में जो एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जो बेहोश होकर गिर गया था, उसे ग्रामीणों के द्वारा जिला चिकित्सालय में लाके भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर बालाघाट जिले में जो बारिश के पहले और गर्मी के पहले अक्सर देखा ये जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, यहाँ पे ग्रामीण कुएं की सफाई करने के लिए उतरते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हमेशा ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि अगर गर्मी है, बारिश है या फिर आप शांत कुआं जिसमें जिस कुएं से काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है उस कुएं में अगर आप मोटर ठीक करने या साफ सफाई करने या किसी भी अन्य कार्य से उतर रहे हैं तो पहले उस कुएं का परीक्षण कर ले, क्योंकि अंदर जहरीली गैस हो सकती है। और बालाघाट में हर साल इस तरह की घटनाएं होती है कि जहरीली गैस के रिसाव से कई लोग अभी तक के मौत के मुंह में समा गए हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी इस घटना में गहरा दुख व्यक्त किया है और बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से, रेड क्रॉस की ओर से जो पीड़ित परिवार है उनको 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। जी हितेन, जैसा कि आपने बताया कि बालाघाट में इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, तो क्या जब ये कुएं में उतर रहे थे किसी प्रकार का सुरक्षा उपकरण इनको नहीं मुहैया कराया गया था? जी देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा तो हमेशा ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि कुएं में उतरते हैं तो पहले उसका परीक्षण कर ले, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि खेत के जो कुआं होता है या घरों में जो कुएं होते हैं जिसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, ऐसे कुओं में अक्सर अंदर गैस बन जाया करती है। जिला प्रशासन के द्वारा कल रात में भी फिर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि अगर जिले में कहीं भी कोई भी किसान या ग्रामीण है, अगर कुएं में साफ सफाई करने या अपने कुएं की मोटर ठीक करने के लिए उतर रहा है तो वो पहले उसका परीक्षण कर ले कि अंदर गैस तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है ग्रामीण जो है लापरवाही करते हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जी हितेन, के आगे जांच के भी आदेश दिए गए हैं, कैसे ये वाकया पूरा हुआ और कैसे ये लोग इसकी चपेट में आए, इसके लिए भी कुछ कार्रवाई? जी देखिए, शुरुआती जांच में तो ये पता चला है कि कुएं के अंदर जहरीली गैस थी और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक ही परिवार के 3 लोग हैं और अन्य जो 2 हैं उनके पड़ोस के रहने वाले हैं। और इसमें एक और व्यक्ति घायल हुआ था जो जिला चिकित्सालय में जिसका उपचार जारी है, वो खतरे से बाहर है उसकी स्थिति वर्तमान में। जी ठीक है हितेन, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। IBC 24 की टीम भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे सहयोगी हितेन ने भी बताया कि किस तरह से गैस का रिसाव हुआ और ये दर्दनाक हादसा सामने आया। इसके साथ ही एक अपील ये भी कि अगर आप या आपके आसपास में आप देखते कि कोई कुएं में सफाई करने के लिए उतर रहा है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए तमाम सुरक्षा उपकरण के साथ ही आप कुएं में उतरे और पूरी व्यवस्था के साथ उतरे ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसे हमारे सामने ना आए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं रायपुर का। बड़ी
खबर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की आज हड़ताल है। आज से 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं और 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और सहायिका इस हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल पर जाने से योजनाएं और कार्यक्रम जाहिर तौर पर बाधित होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, आज से प्रदेश स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी कि तब कुछ भी बातचीत नहीं हो पाई और ये भी एक सवाल कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज की इस बड़ी हड़ताल में शामिल होने जा रही हैं, तो इसका कितना असर होगा अब योजनाओं पर और योजनाओं के क्रियान्वयन पर? देखिए, प्रदेश भर की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं वो आज से हड़ताल पर उतारी है। 2 दिन की उनकी हड़ताल है, 9 और 10 जून को। सीधा उनकी एक सूत्री मांग है कि 2018 से ही वो कलेक्टर दर पर भुगतान की मांग कर रहे हैं और वो मांग जब तक उनकी पूरी नहीं होती वो ये आंदोलन उनका चलता रहेगा। उसी कड़ी में ये 2 दिन की हड़ताल है और पूरे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज रायपुर में इकट्ठा हो रही है। करीब 1 लाख इनकी संख्या बताई जा रही है और यदि हम पूरी के पूरी न भी माने और उसका 1/4 यानी 25,000 भी मानते हैं तो भी एक बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होंगे और अपनी बातों को लेकर धरना देंगे यहाँ। तो ये एक गंभीर चिंता की स्थिति है कि लगातार इतनी संख्या में जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, क्यों प्रशासनिक अधिकारी उनसे बीच का रास्ता निकालने के लिए, बातचीत नहीं करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये एक अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार से, क्योंकि हम लगातार अपनी चैनल के माध्यम से भी इनकी बातें उठाएं, खबर उठाएं, मांगे उठाए हैं, फिर बीच के वार्ता के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया है और यही वजह है कि शायद इनको मजबूर होना पड़ा आंदोलन का रुख अपनाने के लिए और 2 दिन की हड़ताल रहेगी यहाँ। उसके बाद आगे की रणनीति इनके द्वारा बनाई जाएगी यहाँ। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं क्या बीच का रास्ता या फिर कोई समाधान निकल पाता है हड़ताल से पहले या फिर यह हड़ताल और भी बड़ा या उग्र रूप लेता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं श्योपुर की। श्योपुर में सूबेदार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूबेदार का मर्डर कर उसके घर से जेवर, नकदी और बाइक की चोरी की गई। शिवपुरी के बमौर कला पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हाथ पैर बांधकर पत्थर के साथ सूबेदार की लाश कुएं में फेंक दी गई थी। कुएं में खजाना गड़ा होने का झांसा दिया गया, उसे बुलाया गया और फिर सूबेदार का मर्डर कर दिया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने सूबेदार के घर पहुंचे और फिर उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में 5 आरोपियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, पूरा मामला क्या और कैसे खुलासा हुआ इसका? ये बताना चाहूंगा, ये फौज से रिटायर्ड सूबेदार थे, ब्रजमोहन शर्मा जिनका नाम था। ये बामौरकला थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ 5 आरोपी थे जिन्होंने मिलकर ब्रजमोहन शर्मा जो सूबेदार हैं उनको हत्या कर अंजाम दिया है। इनको पहले दफीना, इनके खेत में दफीना गड़ा हुए होने की इनकी बात कही और इनको इनके खेत पर बुलाया। जब ये वहां पहुंचे तो इनकी रस्सियों से बांधकर हत्या कर दी गई और रस्सी में पत्थर बांध के कुएं में डाल दिया गया जिससे लाश ऊपर न आए। जब 2 दिन बाद लाश जल गई तो ऊपर आ गई। हालांकि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। जब पुलिस को इस बात की पता चला कि इनके खेत में कुएं में लाश दिख रही है तो पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो वह उसकी शनाख्त ब्रजमोहन शर्मा रिटायर्ड सूबेदार के रूप में हुई। पुलिस ने जांच की और जब पड़ताल की तो उसमें 5 आरोपी संदिग्ध थे, उनके नाम सामने आए। पुलिस ने उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी 2 फरार बताए जा रहे हैं और वहीं आरोपियों ने इनके घर जाके इनकी बाइक और नकदी सहित कुछ जेवरात भी लूटे थे। पुलिस ने वह माल भी बरामद कर लिया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। बड़ी खबर आपको विदिशा से बता दें, ट्रैक्टर समेत कुएं में एक युवक गिर गया और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। क्रेन से शव और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। आनंदपुर थाना क्षेत्र के परदा संगूल की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुएं में ट्रैक्टर समेत एक युवक गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से शव और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। आनंदपुर थाना क्षेत्र के परदा संगूल की यह घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनोज। मनोज, ट्रैक्टर समेत एक युवक कुएं में गिर गया, क्या वो कुआं ठीक से ढका नहीं था या उसकी मेड़ छोटी थी? कैसे ये वारदात हुई? आकांक्षा बिल्कुल ठीक बात निकाली कि कुएं में मुडेर नहीं बनी थी, कच्चा था कुआं, हालांकि बहुत गहरा था कुआं। दर्दनाक हादसा रहा ये ग्राम बीज और संगुल के बीच में और आनंदपुर थाने अंतर्गत है। अजीम कुरैशी थे 28 साल के, वो अपना पंप लेकर अपने भाइयों के साथ
खेत पर जा रहे थे, कुएं के पास जा रहे थे, लेकिन खेत में जब ऑटो नहीं जा पाए तब इन लोगों ने ट्रैक्टर से ले जाने की उसकी प्लानिंग की और धोखे से ये रहा कि ब्रेक पे पैर जाना था, एक्सीलेटर पर अजीम का पैर चला गया, जिसके कारण कुएं में सीधा वो गिरा है। हालांकि उसके भाई भी दौड़े तब तक कुएं में वो ट्रैक्टर सह चालक दोनों गिरे और 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाइड्रा बुलाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची, हाइड्रा के बाद उसको निकाला गया। दुख की ये बात है कि अभी अजीम के यहाँ भी 8 दिन पहले उनका 6 माह का बेटा भी हार्ट में छेद होने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। तो घर में अभी मातम का माहौल ही था 8 दिन पहले और एक ये बड़ा हादसा हो गया उनके परिवार में। निश्चित है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और एक चिंता का विषय भी उस परिवार में है। हुआ हादसा बल धोखे से ये ब्रेक पर पैर जाने की जगह एक्सीलेटर पर चला गया और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कुआं पूरा ऊपर से वो मुडेर कच्ची थी लेकिन बहुत गहरा कुआं था और पंप लगाया जा रहा था कि खेती के लिए उपयोग में ला सके, लेकिन ये हादसा रहा और पुलिस बाकायदा परिजनों को शव भी सौंप दिया है। विजेंद्र, बेहद दुखद ये हादसा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। रायपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बुधवार को रायपुर की सीएमएचओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएमएचओ दफ्तर का घेराव करते हुए कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बिना जरूरत रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में 150 कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है। साथ ही सीएमएचओ मीरा बघेल पर यह भी आरोप लगाए गए कि उनका साथ न देने वाले नियमित कर्मचारियों से उनका प्रभार छीन लिया जाता है। इसके अलावा उनकी 16 सूत्रीय अन्य मांगे भी है जिसे लेकर वो सीएमएचओ के साथ चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं करती। समस्याओं का निराकरण का दूर की बात है, चर्चा करने भी उनके द्वारा कोताही बरती गई और संघ ने ये निर्णय लिया है कि जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक ये हमारा आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। और हमारी जो हमारी जो मांग है कि इनके द्वारा किए गए वित्तीय भ्रष्टाचार का जांच हो और सबसे पहले इनको पद से हटाया जाए। राजधानी रायपुर के प्रियदर्शनी नगर में यूनियन बैंक में हुए करीब 5 करोड़ के घोटाले में पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए हैं। साल 2017 से ही कैशियर किशन बघेल पैसों का गबन करने लगा था, साथ ही अपने रिश्तेदारों के खाते में लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया करता था। पुलिस ने केशव बघेल की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में यह भी आया है कि यूनियन बैंक का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पूरे बैंक का स्टाफ ही बदल दिया गया। मैनेजर से लेकर चपरासी तक बदल दिए गए हैं। जिन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं फिलहाल उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस फरार कैशियर की तलाश कर रही है। साथ ही इस मामले में को लेकर के जल्द कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। उसमें जो प्रारंभिक है कि जो एफआईआर और जो वहाँ से मिली जानकारी के आधार पर 25 मार्च की तिथि को ही जो है हेड कैशियर के द्वारा 7 खातों में विभिन्न जो बड़ी बड़ी राशियां हैं उसमें अंतरित की गई हैं, जमा की गई हैं, जिनमें से जो प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि कुछ उनके परिचित, पूर्व परिचित और रिलेटिव्स की हैं, उसके भी खातों को फ्रीज करने के लिए और उन खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा जो संबंधित बैंक है उनसे पत्राचार किया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार की जो भी जानकारी हमें मिलेगी, किस प्रकार से ट्रांसफर किया गया है और कौन कौन संलिप्त है, उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। जी हां, गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में लोहा व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। बंदूक की नोक पर 2 घंटे तक अपहरणकर्ताओं ने उनकी कार से पूरा शहर भी घूमा, फिर 2 दिनों के अंदर 30 लाख रुपए की अड़ी की मांग कर मिसरोद क्षेत्र में छोड़ दिया। डरे सहमे पीड़ित परिवार ने घंटों बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। गोविंदपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का अपने ससुराल पक्ष से भी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, लिहाजा हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शहर के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। डरे सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस से पूरे मामले में गोपनीयता बरतने का आवेदन किया है, जिसकी वजह से पुलिस पहचान उजागर नहीं कर रही है। उतरते हुए इनको पैसे की डिमांड करके गए हैं, तो इस तरह से एक्सटॉर्शन की मामला प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध हुआ है। जो इस घटनाक्रम में आगे एविडेंस आएगा, साक्ष्यानुरूप कार्रवाई की जाएगी। जो भी अननोन लोग हैं उनको ट्रेस करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज से मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है और इस बड़े कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सदगुरु जग्गी वासुदेव भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्टेडियम की ओर जाने वाली गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। तो मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम का आज से आगाज होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही
सदगुरु जग्गी वासुदेव भी आज के इस बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में और इसके चलते इस ओर जितनी भी गाड़ियां जाएंगी, ट्रैफिक जो रहेगा उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अगर ऐसे में आप शाम 5 बजे इस क्षेत्र में जाएंगे तो कृपया जो भी रूट डाइवर्टेड प्लान है उसकी जानकारी के साथ ही आप आगे जाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और आज से भाजपा युवा मोर्चा का विकास तीर्थ बाइक रैली का आगाज होने जा रहा है। 15 जून तक 90 विधानसभा में कार्यकर्ता रैली निकालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के 8 साल कार्यकाल में पूरे होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं और रायपुर में आज से भाजपा युवा मोर्चा विकास तीर्थ बाइक रैली का आगाज करने जा रही है। 15 जून तक 90 विधानसभा में कार्यकर्ता रैली निकालेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से जुट गई है और आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि आज की इस बड़ी बैठक में महापौर प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। आज की इस बड़ी बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तैयारी कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से रोजाना दिशा निर्देश जारी कर रहा है और आज की बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की कोर ग्रुप की और माना जा रहा है कि महापौर के प्रत्याशियों के नाम आज फाइनल कर लिए जाएंगे और किसी भी वक्त पर इनकी घोषणा की जा सकती है। वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी कांग्रेस के जितने भी हैं आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। और अब बात गजराज के आतंक की। तो सरगुजा के मैनपाट इलाके में 15 दिन से 15 हाथियों का डेरा है। धान और मक्के की फसल को हाथियों का दल लगातार बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों के मकान गिराकर अनाज को भी चौपट कर रहे हाथियों के दल में मादा हाथी का जन्म हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है कि हाथियों के दल की हम निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग हाथियों से दूरी बना करके रखें। आपको बता दें, हाथियों के दल की वन विभाग निगरानी भी कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार सरगुजा संभाग में अलग अलग हाथियों का दल आतंक मचा रहा है। फिलहाल 15 हाथियों का दल मैनपाट इलाके में विचरण कर रहा है। जब भी खबर मिलती है या लोकेशन का ट्रेस होता है, तत्काल ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाएं एवं सुरक्षित स्थान पे रहें और उनको टार्च वगैरह भी दिया गया है। यह है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का मैनपाट क्षेत्र। यहाँ आप इन क्षतिग्रस्त घरों और खेतों की स्थिति देखकर किसानों की समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई शख्स नहीं बल्कि बेजुबान जंगली हाथी हैं। क्षेत्र में जंगली हाथियों के खौफ का आलम ये कि यहाँ के स्थानीय चैन से सो भी नहीं पाते। दरअसल सरगुजा के मैनपाट रेंज और रायगढ़ के कापू रेंज में जंगली हाथियों की दहशत बनी रहती है। ये हाथी दिन के उजाले में रायगढ़ तो शाम ढलते ही मैनपाट और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में खाने की तलाश में घुस जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। इस उत्पात को कंट्रोल करने को लेकर दावे तो बहुत हैं, लेकिन वन विभाग के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। जब भी खबर मिलती है या लोकेशन का ट्रेस होता है, तत्काल ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाएं। उनको टार्च वगैरह भी दिया गया है। खैर, इसे क्या कहें, वन विभाग की लापरवाही या ग्रामीणों की फूटी किस्मत, क्योंकि इस पूरी कड़ी में केवल और केवल स्थानीय लोगों को ही नुकसान झेलना पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में करीब 3 महीने के बाद कोरोना संक्रमित की एक मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मृतक बिलौदा बाजार जिले का रहने वाला है, जिसका रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसे कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियां भी थी और इसका भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को धमतरी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। इधर कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन में
19 मरीजों की नई पहचान हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या रायपुर की रही और वहीं पिछले 24 घंटे में रायपुर में 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रायपुर में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में बिलासपुर दूसरे नंबर पर है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है, जबकि तीसरे नंबर वाले दुर्ग में 7 मरीज हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 में लगातार जारी है। आगे देखिए हमर बानी हमर गो छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।